हमने जैसा कि पढ़ा कन्फेशन। कन्फेशन यहाँ पे कहीं भी एविडेंस एक्ट में डिफाइन नहीं किया हो। डिफाइन नहीं होने के कारण हमें प्रॉपर डेफिनेशन नहीं मिल पाती है, जिसके कारण हमें बहुत सारी कन्फ्यूजन्स क्रिएट होती है कि कन्फेशन एग्जैक्टली है क्या। क्योंकि कन्फेशन के आगे सेक्शन 17 हमें एडमिशन भी डिफाइन करता है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जस्टिस स्टेफन ने हमें ये बताया है द डाइजेस्ट ऑफ लॉ में कि कन्फेशन इज एन एडमिशन मेड एट एनी टाइम। कन्फेशन एक ऐसा एडमिशन है जिसे हम किसी भी टाइम एडमिट कर सकते हैं कि हाँ मैंने ये काम किया है, बाय अ पर्सन चार्ज विद द क्राइम। वही पर्सन इसको एडमिट करेगा जिसने इस क्राइम किया है या उस पर चार्जेस लगे हैं। उसके कन्फेशन करने का वो इन्फ्लुएंसेस कर रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है या कुछ ऐसा कन्फेस कर रहा है कि जिससे वो सजेस्ट कर रहा है कि द कमिटिंग दैट ऑफेंस और क्राइम, कि उसने वो ऑफेंस या क्राइम कमिट किया है। इन अदर वर्ड हमें ये कह सकते हैं कि जो कन्फेशन है वो एक कबूल करता है, एक पर्सन अपने गुनाह को कबूल करता है कि हाँ मैंने ये गुनाह किया है। जिस गुनाह पे उस पर चार्जेस लगे हैं, जिस चीज़ों का उस पर एलिगेशन लगा है, उन सारे एलिगेशन को वो कबूल करता है। इसे ही हम कन्फेशन कहते हैं। जनरली कन्फेशन का कोई भी डेफिनेशन नहीं होने के कारण हमें कन्फेशन का प्रॉपर डेफिनेशन नहीं मिलता है। सो इंग्लिश लॉ में ये कहा गया है दैट द कन्फेशन इज एन स्टेटमेंट विच एडमिट देयर गिल्ट। नॉर्मल सी बात है, कन्फेशन एक स्टेटमेंट है जिससे गिल्ट वहाँ पे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कन्फेशन। पहला जो एलिमेंट है एडमिशन ऑफ गिल्ट बाय अ पर्सन चार्ज विद एन ऑफेंस। यहाँ कन्फेशन में उन्हीं कन्फेशन को कन्फेशन माना जाता है जहाँ पे पर्सन एडमिट करता है अपने गिल्ट को बिना किसी प्रेशर के। अगर वो प्रेशराइज होके कुछ भी अगर एक्सेप्ट करता है तो वो कन्फेशन नहीं माना जाता है। और सबसे पहली बात कि जिस पे चार्ज लगा है वही एक्सेप्ट करेगा। तो पहला एलिमेंट हमें ये कहता है कि कन्फेशन जो है जिस पे चार्ज लगा उसी पर्सन द्वारा एडमिट करना होगा। जैसे एग्जाम्पल ए, यहाँ पे उस पे चार्ज लगा है मर्डर का, ये यहाँ पे आके कहता है आई एक्सेप्टेड दैट ऑफेंस, या कहता है आई मर्डर बी। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, ये जो आई वर्ड है ना ये बहुत बड़ा वाइटल रोल निभाता है हमारे कन्फेशन में। अब यहाँ पे ए आके बोलता है आई नो बी इज गिल्टी। हम इसे क्या कन्फेशन कहेंगे? नहीं, इसे हम कन्फेशन नहीं कहेंगे क्योंकि चार्ज किस पे लगा है? बी पे, और गिल्टी कौन होगा? बी। तो आई कैसे कन्फेशन कर सकता है? ये कभी नहीं होगा। यहाँ पे जिस पे चार्जेस लगेगा उसे ही अपने गिल्ट का कन्फेशन करना पड़ेगा। सेकेंड इसेंशियल कहता है सच एडमिशन ऑफ गिल्ट शुड बी डन विदाउट एनी प्रेशर, शुड बी डन विद अ फ्री कंसेंट। इसका मतलब क्या होता है, हमने फ्री विल और फ्री कंसेंट हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा हुआ है। सेक्शन 16 to 22 हमने फ्री कंसेंट एंड फ्री विल पढ़ा हुआ है। वहाँ पे भी प्रेशराइज करके या बाय मिस्टेक, बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, बाय अंडर इन्फ्लुएंसेस एक्सेट्रा को पढ़ा है। तो उन सब चीज़ ना हो के बिना किसी प्रेशर के अगर पर्सन अपना गिल्ट एडमिट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्री कंसेंट या फ्री विल। अगर कोई पर्सन प्रेशराइज हो गई या कोई पुलिस वाला, जैसे ए को जेल में रखा गया, ये अंडर जेल है, यहाँ पे उसने एक पुलिस वाले के सामने अपना एडमिट गिल्टी को कन्फेशन किया, तो इसने जो भी कन्फेशन किया है उसे कन्फेशन नहीं माना जाएगा क्योंकि ये प्रिज्यूम होता है कि मे बी वो पर्सन अंडर प्रेशर कर सकता है, भले पुलिस वाले ने उसे प्रेशर किया हो या ना। लेकिन
पर्सन वॉलेंटरली आके या फ्री जब रहे, इट्स मीन कि अपने बिना किसी की कस्टडी में ना हो, अपने होशो आवाज़ में फ्री विल में आके अगर किसी चीज़ को कन्फेशन करता है तो उसी कन्फेशन को हम कन्फेशन मानते हैं, अदरवाइज हम कन्फेशन को कन्फेशन नहीं मानेंगे। और ऐसा ही एक कन्फेशन, और हमारे इंग्लिश लॉ में उसी कन्फेशन को एडमिशनेबल माना जाता है जो कि वॉलेंटली है। एडमिशनेबल क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर हम कन्फेशन तो कोई कुछ भी कर सकता है, ओके, लेकिन कोर्ट उसी को एडमिट करेगा और एडमिशनेबल मानेगा जो कि कन्फेशन वॉलेंटरली हो और जिस पे गिल्ट लगा है उसने किया हो। ये दो मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। फर्स्ट, जिसने किया है गिल्टी पर्सन, बाय गिल्टी पर्सन। सेकंड, विथ फ्री विल। इन दो इसेंशियल एलिमेंट से हमारे कन्फेशन को एडमिशनेबल करने के लिए, वरना हमारा कन्फेशन एडमिशनेबल नहीं होगा। सेक्शन 24 में कन्फेशन क्या कहता है ये अब देखेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, कन्फेशन का कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। कन्फेशन इंडियन एविडेंस एक्ट में हमारा सेक्शन 24 से स्टार्ट होता है। मेक दोज कन्फेशन इज ए इरेलीवेंट। यहाँ पे आपको देखना होगा वो ऐसा कन्फेशन है जो इरेलीवेंट, मतलब कोर्ट उसे एडमिट नहीं करेगा, उसे रेलिवेंसी मानेगा ही नहीं। कौन सी कन्फेशन? पहला, अ रिजल्ट ऑफ इंडोजमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। ऐसा कोई कन्फेशन जहाँ पे किसी ने किसी को थ्रेट दिया है कि तुम्हें कन्फेशन करना पड़ेगा, या कहीं पे किसी ने किसी को प्रॉमिस किया है कि तुम कन्फेशन कर दो, तुम्हारे साथ ऐसा सा होगा। जैसे नॉर्मल सा होता है कि पुलिस वाले क्या करते हैं, थ्रेट दे देते हैं कि तू कन्फेशन कर, उसे मारेंगे पीटेंगे या बोलेंगे तूने अगर कन्फेशन नहीं किया तो मैं तुझे मारूंगा। या प्रॉमिस करते हैं कि देख तू अगर कन्फेशन करता है तो तेरे घर वालों को हम कुछ नहीं करेंगे, वरना तेरे घर वालों को उठा लेंगे। तो इस डर से क्या होता है कि जो पर्सन्स होते हैं वो थ्रेट में आके या प्रॉमिस में कन्फेशन कर लेते हैं, जो कि इरेलीवेंट माना गया है। अगर ये प्रूफ हो गया कि उस पर्सन ने कन्फेशन थ्रेट में या प्रॉमिस में किया है तो सारा कन्फेशन इरेलीवेंट हो जाएगा। सेकेंड, इंडोजमेंट एक्सेट्रा बी मेड फॉर अ पर्सन इन अथॉरिटी। या कोई पर्सन इंडोजमेंट कर रहा है कि उसकी अथॉरिटी में वो पर्सन है और उसको इंड्यूस कर रहा है कि तुम्हें कन्फेशन करना पड़ेगा, तो उस टाइम पे भी कन्फेशन को हम कन्फेशन नहीं मानेंगे और कोर्ट उसे इरेलीवेंट करार दे देगा। बट कौन सी कन्फेशन को इंड्यूसमेंट प्रॉमिस हो रहा है वो कन्फेशन, इट शुड बी रिलेटेड द चार्ज इन अ क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन पे या जिस फैक्ट इन इशू पे चार्ज लगा है उस पर्सन पे, उसी चीज़ पे अगर वो प्रॉमिस थ्रेट के अंदर कन्फेशन करता है तो उसे इरेलीवेंट माना जाएगा। फोर्थ इलस्ट्रेशन हमें कहता है, फोर्थ एसेंशियल एलिमेंट्स कहता है, इट शुड होल्ड आउट द सम वाइडली बेनिफिट और एडवांटेज। ऐसा कोई कन्फेशन जैसे ए को पकड़ा गया, ठीक है, ए को पकड़ा गया जेल में, बी मर्डरर था। बी ने ए को बोला कि मैं तुम्हारी फैमिली को 1 लाख रुपीस दूंगा अगर तुम कन्फेशन कर देते हो कि तुमने सी का मर्डर किया है, जबकि ए ने सी का मर्डर नहीं किया है, सी का मर्डर बी ने किया, लेकिन कन्फेशन ये कर रहा है। क्यों? इसे कुछ बेनिफिट मिल रहा है, कुछ एडवांटेजेस मिल रहे हैं, जिसके कारण ये कन्फेशन कर रहा है। अगर ये कोर्ट में प्रूफ हो जाता है कि ए ने किसी एडवांटेज या बेनिफिट के ज़रिए बी का जो गिल्ट है खुद के लिए एडमिट किया है, या कोई बेनिफिट लेके उसे ये कन्फेशन कर रहा है, तो उस कन्फेशन को हम इरेलीवेंट मान लेंगे। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इंड्यूसमेंट का मतलब क्या था? टू इंड्यूस द एक्यूज टू कन्फेस इज अ क्राइम। किसी पर्सन को ऐसे धमकाना या इस तरीके से मैनिपुलेट करके धमकाना कि वो धमकी भी ना लगे और वो डर भी जाए। जैसे अगर कोई पर्सन कहता है, इट इज़ अ सेड टू द एक्यूज डैट वी नो एवरीथिंग, हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं, इफ़ यू टेल अस एवरीथिंग इट वुड बी गुड फॉर अर। जैसे पुलिस वाले ऑलवेज कहते हैं कि हमें तो सब पता है, अगर तुम बता देते हो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना आगे जो होगा उसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल होगे। तो ऐसा कुछ कहना, ऐसा कुछ कह के या ऐसा कुछ एक्ट करके उस पर सामने वाले पर्सन से कन्फेशन लेना, उसे हम इंड्यूसमेंट करते हैं। तो कन्फेशन का सेकंड लाइन में हमने पढ़ा था कि अगर इंड्यूसमेंट रहेगा तो कन्फेशन इरेलीवेंट होता है।
रिजल्ट इरेलीवेंट। बट यहाँ पे एक ट्रिक है, सेक्शन 28 हमें ये कहता है कि अगर कन्फेशन से इंड्यूसमेंट रिमूव कर दिया जाए, अगर सेक्शन 28 में कहता है कि इंड्यूसमेंट रिमूव कर दिया जाए, तो ये जो कन्फेशन होगा रेलिवेंट होगा। हमारा सेक्शन 28 यही कहता है कि अगर हमारे कन्फेशन में जो इंड्यूसमेंट है, उस इंड्यूसमेंट को अगर हम रिमूव करते हैं तो कन्फेशन सेक्शन 28 के तहत रेलिवेंट माना जाए। सो सिंपली सेक्शन 28 कहता है कि अगर इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस और थ्रेट को हम रिमूव करते हैं तो कन्फेशन रेलिवेंट होगा अंडर सेक्शन 28 के तहत। अगर वो पर्सन इन अथॉरिटी में कर रहा है और किसी बेनिफिट लेके कर रहा है, लेकिन इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस और थ्रेट उसका नहीं है, तो वो कन्फेशन हम सेक्शन 28 के अंदर रेलिवेंट मान सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था, सेक्शन 28 में कन्फेशन से अगर इंड्यूसमेंट हटा दिया जाए तो कन्फेशन एडमिसिबल होता है। अब एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि स्पिरिचुअल कन्फेशन क्या एडमिसिबल होगा? किसी धार्मिक स्थल पे ले जाके क्या हम किसी कन्फेशन को, किसी पर्सन को कन्फेस करवा सकते हैं या नहीं? तो यहाँ पे कहा गया है, सच कन्फेशन विच इज़ फॉर द स्पिरिचुअल बेनिफिट इज एडमिसिबल। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, यहाँ पर ए है, ओके। ए को किसी गिल्टी के लिए या किसी क्राइम के लिए चार्जेस लगे हैं। यहाँ बी उसकी वाइफ है, ए हस्बैंड है। बी जानती है कि ये बहुत ही ज़्यादा पंडित टाइप का है, भक्ति वगैरह करता है, तो इसने क्या किया, बी ने ए को कहा कि अगर तुम कन्फेशन करते हो तो तुम्हें क्या होगा, गॉड के पास हेवन मिलेगा, या तुम्हें भगवान की कसम, चलो बताओ। और उसे पता है बी को, या बी उसकी वाइफ है या कोई भी थर्ड पर्सन या उसको जानने वाला पर्सन है, उसको कहता है कि तुम्हें भगवान की कसम, चलो बताओ कि तुमने ये क्राइम किया है कि नहीं। अब उसे पता है कि भगवान की कसम देते वो कभी भी भगवान की कसम झूठ नहीं खाएगा। अब यहाँ पे क्या किया, ए ने अपने आप को कन्फेस कर लिया कि हाँ मैंने ऐसा काम किया है, या उसने बोला कि तुम अगर ये कन्फेस करते हो तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, अगर तुम कन्फेस नहीं करते तो तुम्हें नर्क मिलेगा। इस डर से उसने क्या किया, कन्फेशन कर लिया। तो इस टाइम पे ऐसे कन्फेशन को एडमिसिबल माना जाएगा। सच कन्फेशन इज अ स्नेबल। इससे रिलेटेड एक केस है, भागीरथी वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। रथी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश था, एमपी। ये केस आप नोट कर सकते हो। अब यहाँ पे भागीरथी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी केस में क्या है, यहाँ पे एक एक्यूज्ड पर्सन था जिसपे कुछ चार्जेस लगे थे। भागीरथी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस में क्या हुआ था, जो एक्यूज्ड पर्सन है वो एक टेम्पल पे गया था। इस केस में जो एक्यूज्ड है उसे टेम्पल में जाके, शिव जी का टेम्पल था, वहाँ पे जाके वो एक स्टेटमेंट देता है, ओ लॉर्ड फॉरगिव मी। ये जो स्टेटमेंट है और अपना कन्फेशन करता है कि जो जो उसने किया वो कन्फेस करते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये सारी चीज़ें की हैं शंकर जी के आइडल के सामने। ऑब्वियसली मंदिर है, वहाँ पे तो और भी लोग होंगे ही। वहाँ पे क्या हुआ, इसकी जो कन्फेशन है उसके बहुत सारे विटनेसेस हो गए क्योंकि सबने सुना, पूरा एविडेंस हो गया। अब इसका जो कन्फेशन है, कोर्ट ने कहा कि ये जो कन्फेशन है बिना किसी थ्रेट के, बिना किसी इंड्यूसमेंट के दिया गया है, और जो कि स्पिरिचुअल कन्फेशन एडमिसिबल है, तो ये कन्फेशन भी एडमिसिबल होगा।